गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है गोपाल प्रसाद शुक्ला, गोविंद सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा। आज मैं आप लोगों से अर्थशास्त्र के एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक है बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, वो टॉपिक है सेकेंड यूनिट का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहली बात, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो उपभोग विश्लेषण का सबसे बड़ा सिद्धांत जो है वो माना जाता है। तो इसको हमको पढ़ने से पहले यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में सीमांत उपयोगिता क्या है। हमको ये जानना है कि ये सीमांत उपयोगिता होता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य यहां पर यह होता है कि किसी उपभोक्ता के द्वारा जब वो किसी वस्तु की बहुत सारी इकाइयों का उपभोग करते रहता है और उपभोग की क्रिया में किसी एक मात्रा में वृद्धि करने से या अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उसी उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य होता है अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोग की हम क्रिया कर रहे हैं, तो जब हम कोई अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो उस अतिरिक्त इकाई से हमको कितनी उपयोगिता मिल रही है, इसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई उपभोक्ता 5 रोटी खाता है, यदि कोई उपभोक्ता 5 रोटी खाता है तो उस 5 रोटी को खाने से उसको 100 सीमांत उपयोगिता जो है वो मिल रही है। लेकिन जब वो छठी रोटी खा रहा है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 120। 5 रोटी खाता है तो उसको 100 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। छठी रोटी खाने से सीमांत कुल उपयोगिता बढ़कर हो जाती 120। तो हम ये कह सकते हैं 5वीं से छठी रोटी के बीच में जो उपयोगिता बढ़ी है उसको ही सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। तो 5 रोटी खाने से 100 सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता था, तो छठवीं रोटी खाने से वो सीमांत उपयोगिता 120 हो गया। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं जो 100 से बढ़कर 120 या जो माइनस हम दोनों के बीच में देखते हैं 20 जो है वो पूर्ण रूप से सीमांत उपयोगिता कहलाएगा, क्योंकि छठी रोटी खाने से हमारे उपयोगिता में 20 वृद्धि हुई है, इसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो हम आपको बता दें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसको गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। प्रोफेसर H.A. गोसेन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन 1854 में किया था। अब उनके द्वारा यह बताया गया था कि वास्तव में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका यह कथन था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से तात्पर्य उस सिद्धांत से है कि जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु की एक से अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते जाता है तो प्रत्येक इकाई के उपभोग से उसको घटते हुए सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। हमको इस बात का ज्ञान है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग क्यों करता है, क्योंकि उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण, उस वस्तु में निहित उपयोगिता जो है वो मानवीय इच्छाओं को पूरा कर सकता है, इसलिए उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु का उपभोग किया जाता है। लेकिन जब हम उसी वस्तु का लगातार उसकी इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो पहली इकाई से हमको अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है, दूसरी इकाई से उससे कम, तीसरी इकाई से उससे कम और चौथी इकाई से उससे कम। तो घटते हुए क्रम में जो उपयोगिता हमको प्राप्त हो रही है उसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड नेविन ने भी इसमें एक परिभाषा के रूप में बताया है कि किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु की प्राप्त
उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ता कोई एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, पहली इकाई का उपभोग किया तो उसको ज्यादा उपयोगिता मिला, फिर दूसरी इकाई का उपभोग किया तो उससे कम, तीसरे से उससे कम, चौथे से उससे कम और पांचवें से उससे कम। 5 वस्तुओं का या 5 इकाइयों का उपभोग करने के बाद उसको पूर्ण संतुष्टि मिल गई, उसके बावजूद वो उसकी अन्य इकाइयों का उपभोग करता है तो उससे उसको ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। सबसे पहली की इकाइयों में धनात्मक सीमांत उपयोगिता, 5 इकाइयों का उपभोग करने के बाद उसके पास क्या हो गया, उसको पूर्ण संतुष्टि मिल गई, वहां पर शून्यात्मक जो है वो सीमांत हास उपयोगिता हमको मिलता है। और जब उसके बाद भी हम उसकी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको घटते हुए क्रम में सीमांत उपयोगिता जो है वो प्राप्त होता है। तो इसको ही गोसेन के द्वारा यह बताया गया है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया है। तो ये सीमांत उपयोगिता हास नियम हम जो है वो पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात अब हम आइए देखते हैं कि इसको हम उपयोगिता हास नियम की व्याख्या, उपयोगिता हास नियम को हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं कि वास्तव में सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस सीमांत उपयोगिता हास नियम का यहां पर हम व्याख्या या तालिका के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं क्यू का तात्पर्य है मात्रा से। यहां पर देखते हैं वस्तु 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर वस्तुओं की 7 इकाइयां जो है वो उपभोक्ता के द्वारा लिया गया है। तो TU मतलब कुल उपयोगिता, MU मतलब सीमांत उपयोगिता। यहां पर हम देखते हैं जब उपभोक्ता प्रथम वस्तु की प्रथम इकाई का उपभोग करता है तो उसको कुल उपयोगिता प्राप्त होता है 40, दूसरी वस्तु का उपभोग करता है तो 70, तीसरी वस्तु का उपभोग करता है तो 90, चौथी वस्तु का उपभोग करता है तो 100, फिर 5वीं से 100, 6वीं से 90 और 7वीं से 70। तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि यहां पर धीरे धीरे कुल उपयोगिता भी बढ़ रही, लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रही है। यहां पर सीमांत उपयोगिता हम देखते हैं पहली मात्रा का उपभोग करने से 40, फिर 30, फिर 20, उसके बाद 10। यहां पर हम देखते हैं ये वाला जो 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई से हमको देखने को यह मिलता है कि उपभोक्ता को कोई भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि उस समय उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि 5वीं इकाई के उपभोग करने से प्राप्त हो चुकी है। अगर उसके बावजूद भी वो 6वीं और 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो हमको देखने को मिलेगा घटते हुए क्रम में या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी को सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर देखिए ये OY जो रेखा है वो क्या कर रहा है, उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहा है, MU और TU मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को। OX रेखा यहां पर हम देखते हैं उपभोग की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, यहां तक धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर का जो पोर्शन है यहां पर क्या हो गया है, ये शून्यात्मक जो है सीमांत उपयोगिता हो गया। उसके बाद नीचे हम देखते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हमको देखने को मिल रहा है। ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये कुल उपयोगिता की रेखा है और ये जो रेखा दिखाई दे रही है वो कौन सी रेखा है, सीमांत रेखा हमको देखने को मिल रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि यहां पर जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमको घटते हुए क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। ये चित्र आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर गोसेन ने नियम तो प्रतिपादित कर दिया। अब नियम को प्रतिपादित कर दिया तो उसकी भी टर्म और कंडीशंस हैं, है कि नहीं, उसकी भी मान्यताएं उनके द्वारा निर्धारित की गई हैं कि किन किन मान्यताओं पर किन किन स्थिति में क्या होगा, सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होगा। प्रत्येक परिस्थिति में सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू हो या प्रत्येक वस्तु पर सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू हो ये जरूरी नहीं है। तो आइए हम उसकी कुछ मान्यताएं देखते हैं। पहली मान्यता हमको यहां पर बताया गया है इकाइयों की उपयुक्त मात्रा।
पहली मान्यता है इकाइयों की उपयुक्त मात्रा। यहां पर बताया गया है कि कोई वस्तु की इकाई का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो उसकी इकाई की मात्रा जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक उपभोक्ता 5 रोटी खाता है तो उसको 100 सीमांत उपयोगिता मिल रहा है। पहली रोटी से ज्यादा मिलेगा, दूसरे से उससे कम, तीसरे से उससे कम, चौथे से उससे कम, पांचवे से उससे कम। लेकिन उपयुक्त मात्रा का तात्पर्य है अगर रोटी को टुकड़ों में दिया जाए, एक रोटी को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और उपभोक्ता को टुकड़ों टुकड़ों के माध्यम से अगर रोटी दी जाएगी तो पहले टुकड़े से ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगा, दूसरे से और ज्यादा, तीसरे से और ज्यादा और चौथे से और ज्यादा। उसका दूसरा उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि अगर हम चाय पी रहे हैं, अब चाय की उपयुक्त मात्रा की जगह अगर हमको कोई एकदम बूंद बूंद या चम्मच में लेकर हमको चाय पीने के लिए बोले तो पहले चम्मच से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरे से और ज्यादा, तीसरे से और ज्यादा। तो मान्यताओं का तात्पर्य है अगर इकाइयों की उपयुक्त मात्रा नहीं होगी तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। दूसरा यहां पर बताया गया है उपभोग की निरंतरता। अब ये उपभोग की निरंतरता का क्या तात्पर्य है? उपभोग की निरंतरता का तात्पर्य है किसी उपभोक्ता को हम ये मान के चलते हैं कि उनकी भूख की तीव्रता बढ़ी हुई है। अब भूख की तीव्रता बढ़ी हुई है, हमने उसको एक रोटी खिला दिया। अब एक रोटी खिलाने के बाद अगर हम उसको 1 घंटे का गैप देते हैं और दूसरी रोटी खिलाएंगे तो पहली रोटी की अपेक्षा उसकी दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे स्थिति पर या इस समय पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हमको निरंतर उपभोग करना है, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। तीसरा टॉपिक है हमारा मान्यता में सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य हम आपको बता दें कि अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसकी गुण, मात्रा और इकाई जो है वो बराबर होनी चाहिए या समान होनी चाहिए। अब ये समान का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई उपभोक्ता, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, अगर कोई उपभोक्ता कोई संतरा खा रहा है, यदि कोई उपभोक्ता संतरा खा रहा है तो पहले जो इकाई उसको प्राप्त हुआ या पहला जो संतरा है वो खट्टा है। पहला संतरा क्या है? खट्टा है। और दूसरा संतरा अगर मीठा होगा तो यहां पर हम आपको बता दें कि उपभोक्ता जो खट्टे संतरे को खाने के बाद अगर दूसरी इकाई मीठे संतरे को खाएगा तो उसको पहले इकाई की अपेक्षा दूसरे संतरे से ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगा, जो इस सिद्धांत को लागू नहीं करता। इसलिए अगर हम कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा, गुण जो है वो बराबर होनी चाहिए, उसमें क्या है? समानता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है मान्यता में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं। अगर हम कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत स्थिर। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत स्थिर का तात्पर्य क्या होता है? अगर उपभोक्ता कोई वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसके बदले कोई दूसरी वस्तु उसका स्थान ग्रहण ना कर ले, इसलिए उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं की भी कीमत क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इस सिद्धांत के मान्यता है। छठवां पॉइंट है उपभोक्ता के मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद सातवां पॉइंट है मान्यता का कि आय, रुचि, फैशन में स्थिर रहना, या उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन क्या रहे? स्थिर रहे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई उपभोक्ता का आय और उसकी रुचि जो है या फैशन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, वहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। यहां पर बताया गया है आठवां पॉइंट है मान्यता का सुखमय आर्थिक दशाओं पर ही ये सिद्धांत जो है वो लागू हो रहा है, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है सामान्य रूप में स्थित नहीं है या वो सुखमय आर्थिक दशा में नहीं है तो वहां पर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू नहीं होगा। ये यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पर
अगला पॉइंट हम देखते हैं नियम के अपवाद कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कौन कौन से अपवाद हैं, उसको भी हमको पढ़ना है कि सीमांत उपयोगिता कहां पर लागू होगा और उसकी मान्यता कैसी होगी, इसको तो हमने पढ़ लिया। अब हमको यह पढ़ना है कि वास्तव में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, ऐसी परिस्थिति या ऐसा माहौल जहां पर क्या नहीं होता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू नहीं होता। तो देखेंगे पहला पॉइंट है नियम के अपवाद में दुर्लभ एवं शानो शौकत की वस्तुएं। अब आप बोलेंगे दुर्लभ और शानो शौकत की वस्तुएं क्या हैं, तो कोई उपभोक्ता को यदि कोई प्राचीन या दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो क्या होगा, वो पहली वस्तु प्राप्त करने के बाद उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा, दूसरी कोई दुर्लभ वस्तु भी मिल जाए, तीसरी कोई दुर्लभ वस्तु भी मिल जाए तो उसकी उपयोगिता प्रत्येक इकाई में बढ़ते जाएगी, घटती नहीं है। शानो शौकत की वस्तुओं का तात्पर्य है अगर हम शानो शौकत की वस्तुएं कर रहे हैं तो हम प्रथम इकाई से या द्वितीय इकाई से हमको बढ़ते हुए क्रम में ही क्या मिलेगा, उपयोगिता मिलेगी। तो यहां पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। नियम के अपवाद में दूसरा पॉइंट है मुद्रा का संचय। कौन सा पॉइंट है, मुद्रा का संचय। अब ये मुद्रा का संचय का तात्पर्य है, आप सभी हम जानते हैं कि ये आर्थिक युग है। आर्थिक युग का तात्पर्य है अगर किसी उपभोक्ता के पास अगर वो कोई मुद्रा का क्या करता है, संचय करना चाह रहा है, बचत करना चाह रहा है, तो एक मुद्रा का संचय करेगा तो उसको अधिक उपयोगिता मिलेगी, दूसरे से और अधिक मिलेगी, तीसरे से और अधिक मिलेगी और चौथे से और अधिक उपयोगिता उसको मिलेगी। तो यहां पर हम आपको बताना यह चाह रहे हैं कि अगर कोई उपभोक्ता मुद्रा का संचय करता है तो वहां पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम मुद्रा का क्या करते जाएंगे, संचय करते जाएंगे, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। जबकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह रहा है कि एक वस्तु की उपयोगिता जो है वो घटती है, लेकिन यहां पर जो है वस्तु की उपयोगिता नहीं घटेगी। तीसरा यहां पर बताया गया है नियम के अपवाद में तीसरा पॉइंट है शराब एवं मादक पदार्थों के लिए यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। अगर कोई शराबी व्यक्ति है वो शराब पी रहा है तो पहली इकाई से उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरे से और अधिक प्राप्त होगी, तीसरे से और अधिक प्राप्त होगी, तो यहां पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। चौथा पॉइंट हमको यहां पर देखा नियम के अपवाद में बताया गया है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयां जहां होती है वहां पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है। तो उसी को यहां पर बताया गया है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयां जहां पर होती है वो नियम के अपवाद हैं, वहां पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। कैसे लागू नहीं होता, तो छोटी छोटी इकाइयों का तात्पर्य है अगर किसी उपभोक्ता को तीव्र गति से प्यास लग रहा है, अगर किसी उपभोक्ता को तीव्र गति से प्यास लग रहा है तो क्या है, अगर उसको ढक्कन क्या दिया जाए, पानी पिलाया जाए, तो पहले ढक्कन पानी पीने के बाद दूसरे ढक्कन की उपयोगिता और बढ़ेगी, तीसरे ढक्कन की उपयोगिता और बढ़ेगी और चौथे ढक्कन की भी उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों पर यह सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। पांचवा पॉइंट मधुर संगीत एवं कविता। अब ये मधुर संगीत एवं कविता क्या है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कोई हम संगीत सुन रहे हैं तो संगीत को जब हम सुनते रहते हैं तो एक संगीत सुनने के बाद दूसरे संगीत सुनने में उपयोगिता और बढ़ती है, तीसरे से और बढ़ती है, चौथे से और बढ़ती है, वहां पर ये सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होगा। ये नियम के अपवाद हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं नियम की आलोचना। नियम की आलोचना क्या है, इसको पॉइंट वाइज हम समझेंगे। पहला यहां पर बताया गया है नियम की आलोचना में उपयोगिता की माप कठिन। उपयोगिता की माप कठिन, यहां पर कई जो विपक्ष के अर्थशास्त्री हैं उनका यह मानना है कि वास्तव में उपयोगिता को मापना कठिन है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत के माध्यम से उसको मुद्रा के रूप में मापा गया है। जबकि जो आलोचक है वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापना क्या है, कठिन है। दूसरा पॉइंट है नियम की आलोचना में कीमत में परिवर्तन।
कीमत में परिवर्तन का तात्पर्य है कि प्रोफेसर गोसेन ने यह तो कह दिया अपनी मान्यताओं में कि कीमत हमेशा स्थिर रहती है, लेकिन आपको और हमको इस बात का ज्ञान है कि वास्तव में कीमत जो है वो प्रत्येक समय में परिवर्तनशील रहता है। इसलिए ये इस सिद्धांत की क्या है, आलोचना है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन। आप देख रहे हैं कि मानव परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, उसके अनुरूप हमको देखने को क्या मिलता है कि अगर हम यहां पर यह सोचे कि किसी उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होगा तो यह गलत है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता के रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन होता है, जो इस सिद्धांत की क्या है, आलोचना है। और यहां पर चौथा पॉइंट बताया जा रहा है वस्तु, मुद्रा एवं आकार में, वस्तु गुण एवं आकार में क्या नहीं होता, समान नहीं होता है। कि हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु गुण एवं आकार में समान हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये इस सिद्धांत की क्या है, आलोचना। यहां पर अगला पॉइंट बताया गया लंबी उपभोग अवधि। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सिद्धांत कब लागू होगा, जब यहां पर लंबी उपभोग अवधि यहां पर दिखाया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है छठवां पॉइंट है उपभोग क्षमता सीमित। अब उपभोग क्षमता सीमित का तात्पर्य है कि अगर कोई उपभोक्ता उपभोग क्रिया कर रहा है तो वो एक सीमित समय तक या उस इकाई का ही उपभोग कर सकता है, उसमें सीमितता हमको देखने को मिलता है। सातवां पॉइंट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं का तात्पर्य है मुद्रा की कीमत ही परिवर्तनशील है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को अगर हम स्थिर माने तो ये सही नहीं है, इसलिए ये इस सिद्धांत के दोष हमको देखने को मिलता है। अब इस सिद्धांत के कुछ महत्व हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के किन किन क्षेत्रों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का हमको महत्व देखने को मिलता है। तो पहला है मांग के नियम का आधार। यहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही आधार मानकर मांग के नियम का आधार बनाया गया है। दूसरा है कर प्रणाली का आधार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के इसी सिद्धांत के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो कर प्रणाली का सिद्धांत जो है वो संचालित करती है कि किस प्रकार से हमको कर जो है वो लगाना है। तीसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसका भी आधार जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। चौथा टॉपिक है कीमत निर्धारण में सहायक। कोई वस्तु की कितनी कीमत होनी चाहिए इसका निर्धारण जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि किसी वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण ही उसकी कीमत जो है वो उपभोक्ता लगाता है। अगर किसी उपभोक्ता के लिए कोई वस्तु की उपयोगिता अधिक है तो वो अधिक मूल्य देने को तैयार है, यदि कोई उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम है तो वो उसके लिए कम मूल्य देने को तैयार रहता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की बचत का आधार। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे उपभोक्ता के बचत के आधार जो है, जो सिद्धांत बना है उसका भी आधार किसको माना गया है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को माना गया है। इस प्रकार अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, अगली टॉपिक हम आपके पास बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।